केपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में। आज हमारी क्लास नंबर 24। आई होप आप सब लोग अच्छे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट की विशेषता आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड फॉर द लोन, यानी कोई चीज़ आपको जो है गिरवी नहीं रखनी पड़ती है लोन के बदले में। लोन पीरियड इज लॉन्गर, यानी ऋण की जो अवधि होती है वो लंबी होती है। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी इज वेरी लो, यानी आपने जो ऋण लिया है उसके बदले मतलब उसको जब चुकाया जाता है तो उसकी जो आवृत्ति है यानी उसके चुकाने की जो दर है वो काफ़ी कम है। डज नॉट प्रोवाइड एनी माइक्रो लोन, यानी कोई भी माइक्रो लोन या फिर जो है सूक्ष्म ऋण ये प्रदान नहीं करता है। तो इसकी विशेषता है कि इसके लिए आपको कोई भी चीज़ कोलैटरल या गिरवी के रूप में जो है वो नहीं रखनी पड़ती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइक्रो क्रेडिट्स जो होते हैं वो उन नागरिकों को ऋण प्रदान करते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी बैंकिंग सुविधा तक उतनी पहुंच नहीं हो पाती है। तो उनके लिए जो है सरकार ने योजना चलाई थी। जैसे मुख्यतः गांव के जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हें बैंकिंग व्यवस्थाएं ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, तो वो बैंकों पे ज़्यादा नहीं जाते। वो अपने आसपास की जो ज़मींदार होते हैं उनके पास चले जाते हैं ऋण लेने के लिए और फिर वो उनके जाल में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया था कि माइक्रो क्रेडिट वगैरह जो है इनकी शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो है वो कब शुरू की गई थी, आपसे पूछ रहा है। 2016 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत जो है लगभग जो है इस योजना में परियोजना मतलब जो है इस पाइपलाइन के तहत जो है लगभग 6500 अन्य परियोजनाओं को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब देखिए उन अन्य परियोजनाओं में क्या क्या शामिल है। उसमें है जो है आवास संबंधी परियोजना, उसके बाद जो है पेयजल संबंधी परियोजना, रेलवे से संबंधित परियोजना जो है, उसके बाद सस्ती ऊर्जा से संबंधित परियोजना। ये सब परियोजनाओं को जो है इस पाइपलाइन के माध्यम से ही जो है वो पूरा करने का सरकार ने लक्ष्य रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन कीजिए। पीपल, शीशम, सौगान और खैर। देखिए पीपल, शीशम और सौगान जो है ये आर्द्र पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं और जो खैर है वो शुष्क पर्णपाती वनों की श्रेणी में आता है। तो आपका आंसर होगा खैर। आपको यहाँ पे जितने भी शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, इन सब के नाम के जो है 5 से 10 उदाहरण आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और एग्जामिनर ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, वो आपको कन्फ्यूज करेगा यहाँ से जो है आपसे प्रश्न पूछ के। तो आपको इस डाउट को जो है आज आप इनके एग्जाम्पल आपको किसी भी किताब में मिल जाएंगे या फिर आप गूगल से जो है वो टाइप करके जो है सर्च करके इनको याद कर लीजिए, ताकि आपका एक नंबर यहाँ पे जो है कंफर्म हो जाए और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसके द्वारा जो है किए गए बाजार सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से शासक ने जो है बाजार सुधारों के लिए जो है अपनी शुरुआत की थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था। मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो भारत में बाजार सुधारों की जो है नींव रखी थी। कैसे करी थी उसने? ये क्या किया कि जितने भी बाजार थे, यानी जो भी बाजारों में जो भी चीज़ें बिकती हैं उनके लिए अलग अलग बाजार बना दिए। जैसे उसने अनाज बाजार बनाया तो उसको उसने बोला मंडी, ठीक है। फिर उसने एक कपड़ा बाजार बनाया जिसको हम जो है सराय अदल के नाम से जानते हैं। फिर उसने दासों के लिए, घोड़ों के लिए, मवेशियों के लिए, सबके लिए अलग अलग बाजार बना करके उन बाजारों पर नियंत्रण रखा। अब नियंत्रण रखने के लिए उसने एक अधिकारी नियुक्त किया था जिसे हम जानते हैं शाहना-ए मंडी के नाम से। उसके बाद इसने शाहना-ए मंडी के अतिरिक्त भी जो है अन्य भी जो है नियुक्ति की थी। इसमें से एक नाम आपने सुना होगा, बरीद कहते हैं। बरीद कहते हैं सूचना अधिकारी को। उसके साथ साथ उसने गुप्तचरों को भी नियुक्त किया जिन्हें हम मुनियन के नाम से जानते हैं, गुप्तचर, ठीक है। तो गुप्तचर, मुनियन, तो इन 3 जो है अधिकारियों के माध्यम से उसने अपने संपूर्ण बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण कायम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1940 में लाहौर में आयोजित
मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत लाहौर प्रस्ताव में जिन्ना द्वारा कौन सा सिद्धांत व्यक्त किया गया था, आपको बताना है। एकल राष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, इस्लामिक राष्ट्र सिद्धांत या तीन राष्ट्रीय सिद्धांत किसे किया गया था। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो है वो व्यक्त की मतलब जो है उस टाइम पर उन्होंने प्रस्तुत किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। प्रस्तुत किसने किया था? प्रस्तुत किया था जिन्ना ने, लेकिन बनाया किसने था? ठीक है, आपको ये बताना। तो ये जो है वो फजल उल हक एक व्यक्ति हैं, उनका जो है उनकी जो है ये आइडिया थी, उन्होंने ये जो है इस सिद्धांत दिया था जिसे जो है उस अधिवेशन में रखा जिन्ना द्वारा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल गौतम बुद्ध के पहले उपदेश का साक्षी रहा है? आपको बताना है सारनाथ, धौली, रत्नागिरी, जौनगढ़। देखिए सारनाथ सबको पता है बौद्ध धर्म से संबंध स्थल है, ये वाराणसी के पास पाया जाता है और इसमें उन्होंने अपने 5 भिक्षुओं को जो है वो अपना पहला उपदेश दिया था और इसी घटना को हम जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने अपने जो है कहाँ पे दिया था, तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, वहां पे दिया था। इस चीज को आपको याद रखना है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन से 5 भिक्षु थे जिनको उन्होंने उपदेश दिया था। कई बार उनका नाम भी आपसे हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो ये वो 5 भिक्षु थे जिनको उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। इनके नाम आपको याद कर लेने हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का श्रेय मणिपुरी नृत्य को जाता है? बिहू, कर्मा, छऊ, जगोई, किसको जाता है? तो इसका जो है जगोई को जाता है। देखिए मणिपुरी नृत्य में 2 प्रकार के नृत्य शामिल है, एक तो जगोई आपको बता दिया और एक जो है उसको हम बोलते हैं चोलम नृत्य। ये दोनों मिलकर के जो है मणिपुरी नृत्य का निर्माण करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। इसमें राधा और कृष्ण की जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया जाता है। किसका? राधा और कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि बहुत से हम लोग जो है यही समझते हैं कि राधा और कृष्ण की जो संबंधित जो नृत्य है, जो कलाएं, वो सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित है। हम कभी भी उत्तर पूर्वी भारत को अपने माइंड में नहीं ला पाते हैं। तो आपको यहाँ से इस चीज को ध्यान रखना है कि वो मुझे राधा और कृष्ण की जो कथाएं हैं वो उत्तर पूर्वी भारत में भी कई राज्यों में फेमस है। वो लोग भी जो है इसे अपनी जो संस्कृति में शामिल करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि बाकी। तो बिहू आपको पता है असम का नृत्य है। कर्मा जो है वो छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ठीक है। और छऊ तो मैंने आपको बता ही दिया था, पश्चिम बंगाल से, झारखंड, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है? आपको बताना है। अनुच्छेद 125, 128, 127, 124। तो अनुच्छेद 127 के तहत जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये बहुत आपको याद रखना है। देखिए अधीनस्थ न्यायाधीश अलग होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश अलग होते हैं, कार्यकारी न्यायाधीश अलग होते हैं, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश अलग होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अलग होते हैं। तो कौन से न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में आपसे पूछ रहा है? तो आपको यहाँ पे तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में पूछा है, जिससे आर्टिकल 127 संबंधित है। याद रखिएगा ये बात। आर्टिकल 125 क्या बोलता है? ये उनके पेंशन और भत्ते के बारे में बात करता है कि कैसे उन्हें दिया जाएगा। आर्टिकल 128 उनके जो है वो बताता है कि उनकी सेवानिवृत्ति वाले जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, उनको अगर मतलब किसी वजह से संख्या कम हो गई है जजों की, तो उनको अगर लेके आना है वापस कि आप इस केस में हमारी हेल्प कर दीजिए, तो वो किस आर्टिकल के तहत आएंगे? वो आर्टिकल 124 में 128 में जो है वो बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण के दौरान उप समिति, सलाहकार समिति
संविधान सभाओं में कुल कितने दिनों तक मौलिक अधिकारों पर चर्चा हुई थी? 62, 58, 42 और 38। कितने दिनों तक चर्चा हुई थी, आपको ये बात बतानी है। तो देखिए 38 दिनों तक चर्चा हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके नहीं थे। और इसी समिति ने जो है लगभग 38 दिनों तक विचार करके मूल अधिकारों पर स्वीकार किया था। क्योंकि 38 दिनों तक विचार हुआ तो काफी लंबा टाइम तक विचार होने की वजह से ही डॉक्टर अंबेडकर ने इसको जो है संविधान का जो है सबसे विवादास्पद या आलोचनात्मक भाग जो है वो कहा था। ये मैंने आपको कल जो है क्वेश्चन कराया था। अभी देख लेते हैं कि इस जो है समिति का गठन कब हुआ था। 27 फरवरी 1947 को इसका गठन हुआ था। अब इसमें सदस्य कौन थे? इसमें सदस्य थे जेपी कृपलानी, यही इसके अध्यक्ष भी थे, ना कि जो है राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन के चलते मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप इसे यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जेपी कृपलानी जो है वो उसके अध्यक्ष थे मौलिक अधिकारों की समिति के। इसमें अन्य थे मुंशी के एम मुंशी, मौलाना आजाद, अंबेडकर भी इसके सदस्य थे, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, ये लोग इसके सदस्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था को 2021 में शिक्षा में नवाचार के लिए यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। किसे दिया गया था? तो इसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को जो है यूनेस्को ने जो है वो साक्षरता पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया है। अब आपको पता है ये पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं। ये पुरस्कार मुख्यतः जो है वो इस संस्था द्वारा जो है मतलब शिक्षा के क्षेत्र में आपने कोई नई जो है तकनीक लेकर आए हैं या कोई नया अनुसंधान किया तो उस संदर्भ में जो है सम्मानित करने के लिए जो है इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्वपूर्वक निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सबने पढ़ाई है। बांध को उन्होंने कहा था कि आधुनिक भारत का जो है वो मंदिर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भारत में जो हमारे यहाँ पे जो सूखा की समस्या थी, जो बाढ़ की समस्या थी, उसका बहुत बढ़िया हद तक जो है जो समाधान था वो बांधों द्वारा हुआ था, इसलिए उन्होंने उसे आधुनिक भारत का जो है वो मंदिर कहा था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। क्यों? क्योंकि उसे एक बहुत ही ज्यादा दयालु शासक के रूप में जानते हैं, और उसने जब अपने शासनकाल में उसने क्या किया था, लोगों को बड़ी मात्रा में धन जो है वो दान में दिया था, तो उससे खुश होकर के लोगों ने उसे लाख बख्श की उपाधि जो है वो दी थी। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का गहन गुण नहीं है? सांद्रण, जिसे हम जो है दाब, आयतन, तापमान। आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सब्सटेंस का जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है या उसकी जो है गहन गुण नहीं है, आपको ये बात बतानी है। देखिए आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ये जो गहन गुण है वो होता क्या है। ये द्रव्य की उस प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैसे? ये से मान लीजिए ये वह गुण होता है जो निकाय में उपस्थित द्रव्य की मात्रा और आकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? उसके आकार से उसे कोई मतलब नहीं है, ना उसे उसकी मात्रा से मतलब है, उसे उसकी प्रकृति से मतलब है। यानी किस प्रकार का है वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, उसे कोई मतलब नहीं है कि ये जो है मतलब स्क्वायर है, कि रेक्टेंगल है, कि ट्राइंगल है, कोई मतलब नहीं। मात्रा उसे कोई मतलब नहीं है कि छोटा है कि बड़ा है, कि 1 लीटर है कि 2 लीटर है ना, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसे उसकी प्रकृति से फर्क पड़ता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है आयतन। देखिए आयतन इसका सही आंसर है। इसकी अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब आयतन से आपको समझ में नहीं आएगी बात कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओडर, कलर, ये एग्जाम्पल है, आप पहले इन्हें देख लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ओडर और कलर। ठीक है, ये चीजें। अब आप ये बताइए, जो चीजें हैं क्या ये किसी प्रकृति मतलब किसी भी पदार्थ के जो है उसके आकार पर निर्भर करती हैं? नहीं। आपको कोई चीज बॉईल करना है, मेल्ट करना है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है, उसका कलर, ये सब उसके आकार या मात्रा पर निर्भर नहीं करता, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज लिक्विड है तो वो बहुत जल्दी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, या बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं कोई चीज अगर सॉलिड है तो उसे मेल्ट होने में टाइम लगेगा, उसे बॉयल होने में भी टाइम लगेगा। और इन दोनों की जो डेंसिटी है वो इस बात पे तो निर्भर करती है ना कि इसकी प्रकृति कैसी। सॉलिड में भी कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, कुछ जो है वो कम सॉलिड होते हैं, कुछ जो है रबड़ के आकार के होते हैं। तो ये उसकी डेंसिटी और ओडर पे भी डिपेंड करता है, उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको इन एग्जाम्पल्स को याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमोट विरासती लोक संगीत वाद्य यंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का है? आपको बताना है कि घुमोट। देखिए घुमोट पहले आप ये देख लीजिए, ये एक जो है मटका होता है, उसके ऊपरी हिस्से में जो उसका खुला हुआ मुंह होता है उस पे जो ये कपड़ा बांध के उसको ये लोग बजाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, गोवा, मणिपुर। देखिए तो ये गोवा का जो है वो गोवा राज्य का एक वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, कब इसे मनाया जाता है? तो इसे 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया? तो इसे पहली बार 2001 में मनाया गया था। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और 2023 की इसकी थीम आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि 2024 की इसकी थीम अभी नहीं आई है, वो 2 दिसंबर के आसपास आएगी। इसकी 2023 की थीम थी मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना। क्या इसकी थीम थी 2023 की? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना, ये इसकी थीम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक संभावना है और राजस्थान नंबर 1 पर आता है इस मामले में। उसके बाद कर्नाटक का स्थान है, कर्नाटक नंबर 2 पर आता है। उसके बाद नंबर 3 पर गुजरात है। देखिए राजस्थान में क्यों है? राजस्थान में आपको पता है बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जो है सूरज जो है सीधा पड़ता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि कर्क रेखा के पास भी है और वहाँ पे डेजर्ट है। तो वहाँ पे जो सौर ऊर्जा वो एक तरीके से वेस्ट ही तो हो रही है। उस वहाँ पे अगर हम सोलर पैनल लगा देंगे तो वो ऊर्जा जो वहाँ की ज़मीन को इतना गर्म रखता है, वही ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम क्या कर सकते हैं, जो है बिजली उत्पादन में भी कर सकते हैं। सर्वाधिक संभावना कहाँ है? सर्वाधिक संभावना है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पे पेड़ भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप उन सोलर पैनल को लगाएंगे तो पेड़ की छाँव में वो ढक जाएंगे। वो एकदम खुला बहुत बड़ा एरिया में पूरा का पूरा जो है वो सैंड ही सैंड है। इतने बड़े एरिया में अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा मात्रा में आप सौर ऊर्जा का जो है संचयन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली 2016-18 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की मातृ मृत्यु दर क्या है? आपको बताना है। 113, 130, 120, 122। तो ये 113 जो है वो मैंने आपको कल जो है मातृ मृत्यु दर क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो 113 जो है वो 2016 और 18 के आंकड़ों में के अनुसार जो है 113 था। अब हम देख लेते हैं कि 2000 मतलब उसके आगे 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो है वो 103 है। ये याद आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप को किस देश के संविधान के परिप्रेक्ष्य में आकार दिया गया था? आपको बताना है कि हमने अपना संघीय स्वरूप जो है वो किस देश से लिया है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी जो है वो भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बढ़ा चुकी हूँ। तो इसका आंसर होगा कनाडाई संविधान। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म वित्त संस्थान क्षेत्र माइक्रो
फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेक्टर में आरबीआई द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। आपको बताना है कि आरबीआई ने जो एक समिति गठित की थी तो उसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? डॉक्टर विजय केलकर, श्री रंगराजन, शक्तिकांत दास, YH मालेगाम, किसे इन्होंने नियुक्त किया था आपको ये बताना है। तो इस टाइम पे जो है आरबीआई ने जो है YH मालेगाम को जो है इस समिति का अध्यक्ष चुना था। ये समिति जो है 19 अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया गया था और इसने 2011 में जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब अगर आप देख लेते हैं श्रीकांत शक्तिदास, तो ये आरबीआई के 25th जो है वो गवर्नर है वर्तमान, ठीक है। और श्री रंगराजन, आपको बताया था इन्होंने गरीबी को नापने के लिए जो है एक पैमाना दिया था, उसकी मतलब समीक्षा की थी, गरीबी को जो है गरीबी की समीक्षा की थी भारत में, उसके लिए जो समिति बनी थी उससे संबंधित है। और विजय केलकर को देख लें तो जो 13th वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं ये। किसके अध्यक्ष हैं? 13th वित्त आयोग के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका चक्र के एस चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह संश्लेषण प्रावस्था है जिसमें डीएनए प्रतिकृत होता है। कोशिका अधिक बढ़ती है, प्रोटीन और ऑर्गेनेल बनाती है और सम सूत्रगण की तैयारी में अपनी सामग्री को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है। कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, ऑर्गेनेल की प्रतिलिपि बनाती है और आणविक जो है भवन बनाती है। कोशिका अपनी कॉपी किए गए डीएनए और साइटोप्लाज्म को 2 नई कोशिकाओं को बनाने के लिए विभाजित करती है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वो इसमें सही है। कोशिका के एस चरण में क्या होता है, डीएनए जो है वो जब बनता है, ठीक है, तो डीएनए जो है वो दुगना होता है, उसको मान लीजिए 2 टाइम्स होता है, 2C, ठीक है। लेकिन जब वो एस चरण में जाता है तो पहले तो वो 2C होता है, जब वो एस चरण में प्रवेश करता है तो उसकी संख्या जो है बढ़ करके 4C हो जाती है, यानी पहला दुगना था, बाद में वो चौगुना हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस याद रखिएगा। गुणसूत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डीएनए पे पड़ता है। डीएनए जो है उसकी संख्या जो है दुगुनी से 4 गुनी हो जाती है, गुणसूत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? आर्टिकल 75, 74, 163, 163 या 164 दोनों कौन सा संबंधित है? तो 163, 164 दोनों जो है संसदीय प्रणाली से संबंधित आर्टिकल है। ये किससे संबंधित आर्टिकल है? राज्य में जो संसदीय प्रणाली है उससे संबंधित आर्टिकल है। आर्टिकल 74 और 75 ये केंद्रीय स्तर पर जो संसदीय प्रणाली है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आर्टिकल 74 क्या बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। 75 बताता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करेगा। ये बात उसमें बताई गई है। आर्टिकल 163 बताता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए जो है राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा और 164 ये बताता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राज्यपाल किसके हिसाब से करेगा? सीएम के हिसाब से करेगा, सीएम से जो है विचार विमर्श करके करेगा। ये जो है इन सभी आर्टिकल्स में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भिन्न या विषम विकल्प को पहचानिए। स्नेहक तेल, कोक, पेट्रोलियम जेली और फेरामीन मोम कौन सा जो है इसमें अलग है? आपको बताना है। देखिए कोक इसमें अलग है, क्यों? कोक जो है वो स्नेहक का एग्जाम्पल है, बाकी लोग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला और पुरुष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में अनुपातित लिंग अनुपात क्या था? 951, 911, 948, 943 कितना था? ठीक है, तो 948 लिंग अनुपात था 2021 में और आपसे 2023 में जो है ये सवाल पूछा गया है। इसीलिए कहते हैं कि पिछले जो है अभी का डाटा आप याद कर लीजिए, ठीक है, 2011 की रिपोर्ट का जो डाटा है उसे भी याद कर लीजिए और जो 2001 का जो रिपोर्ट का डाटा था उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा कि पहले क्या था और अब क्या, यानी कितनी वृद्धि हुई है। ये भी हमारे लिए जानना आवश्यक होता है क्योंकि कई बार उससे भी वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए पुराने रिपोर्ट से भी एक आधा सवाल पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई है? पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप। देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछता है सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप की है। 91.8% लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम दादर और नगर हवेली की है 76.2%। आपसे यहाँ सबसे कम पूछा है तो आपका आंसर होगा दादर और नगर हवेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? गया में, सांची में, राजगीर में, सासाराम में। इनका जो है मकबरा सासाराम में स्थित है और ये इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ जो है वो भारत का मकबरा है। और सासाराम कहाँ है? सासाराम जो है वो भारत के बिहार राज्य में जो है स्थित है और ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था जो है 1540 से लेकर के 1545 के मध्य जो है इसका निर्माण किया गया था। इसे भारत का जो है दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। इसकी जो फोटो है मैं वो आपको ऑलरेडी पहले भी दिखा चुकी हूँ, तो ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है? आपको बताना है 2, 6, 4, 3 कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है? तो 3 व्यक्तियों को जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो हमारे आर्टिकल ठीक है 338 में, जिसे जो है 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा लाया गया था, के माध्यम से जो है 333A जोड़ा गया, जिसमें जो है इस व्यवस्था को किया गया कि जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति आयोग के लिए जो है 3 सदस्यों का जो है चयन किया जाएगा। अब इसकी संरचना एक बार आप देख लीजिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना कैसी होती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 जो होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति जो 3 अन्य सदस्य वो राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति जो है वो करता है। किसके लिए कितने सालों के लिए करता है? तो 3 वर्ष के लिए करता है। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें एक फीमेल होना जो है अनिवार्य, एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए इन तीनों में से, यानी 2 मेल हो सकते तो एक फीमेल होनी चाहिए। ये जो है वो जो है मतलब इसका जो है एक तरीके से स्ट्रक्चर है, इसे आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है 1978 में, 1985 में, 1982 में, 1980 में। कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना की गई थी एक अधिनियम द्वारा। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी वित्तीय राजधानी है मुंबई में, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। ये समिति का नाम आप याद रखिएगा, समितियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के पहले विभाजन की घोषणा कब की गई थी? दिसंबर 1905, अगस्त 1905, जुलाई 1905, नवंबर 1905। तो इसकी घोषणा जो है वो जुलाई 1905 में जो है वो की गई थी। इसकी जो है जब इसकी घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई को की गई थी, 19 जुलाई 1905 को की गई थी। उस टाइम पे वाइसरॉय थे कर्जन का शासनकाल मैं आपको बता चुकी हूँ। 1899 से जो है 1905 तक उनका शासनकाल रहा है। और इसमें जो है बंगाल को जो है वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल विभाजित कर दिया गया था। इस विभाजन में क्या हुआ था? बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, ठीक है। जब क्योंकि ये विभाजन जो है वो 19 जुलाई को जो है किया गया, तो इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में जो है हम लोगों ने क्या किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को जो है शोक दिवस मनाया गया था। ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था और किस उपलक्ष्य में मनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस जो है वो भारतीयों ने मनाया था,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, इसमें ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग was about financial emergency is incorrect, यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में कौन सी चीज जो है वो गलत है। मैंने आपको बताया था कि ये आपातकाल पे क्वेश्चंस, इनके प्रावधान याद रखना जरूरी है, ये रिपीट किया जाता है, तो ये एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा गलत है। केंद्र सरकार को वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धांत का पालन करने के लिए किसी भी राज्य को निर्देश देने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति ऐसे आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिकारियों के वेतन में भी कटौती कर सकता है। इसके अनुच्छेद 356 के तहत घोषित किया जाता है। यही गलत है, 356 नहीं है, 360 है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें न्यायालय के न्यायाधीशों और सेवकों को या उनके संबंध में देय सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल है, किस पर भारित होता है? देखिए कि मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही पढ़ाया है कि संचित निधि क्या होती है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो केंद्र की संचित निधि से भारित होगा, और अगर हाई कोर्ट है तो राज्य की संचित निधि से भारित होगा। तो इसका आंसर होगा राज्य की संचित निधि। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना तो पूरा पाटगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक प्राचीन संगीत रूप है? आपको बताना है। केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो ये जो है तमिलनाडु का जो है वो एक तरीके से जो है वो संगीत स्वरूप है। देखिए इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब लोग खेत काटते हैं, कटाई वगैरह करते हैं तब। जैसे बैसाखी वगैरह नहीं मनाई जाती है पंजाब में, उस टाइम पे अनाज कटते हैं वहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे भी तमिलनाडु में भी ये लोग जो है ये जो इस प्रकार के गीत को गाते हैं जब वो अपनी फसलों की कटाई वगैरह करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय है? कानून एवं व्यवस्था पर व्यय, वृद्धावस्था पेंशन व्यय, सड़कों और राजमार्गों के निर्माण पर व्यय, कौन सा जो है वो राजस्व व्यय है? तो देखिए इसमें पहला और दूसरा राजस्व व्यय है। अब ये राजस्व व्यय क्यों है? देखिए अगर सरकार जो है कानून और व्यवस्था पर व्यय करती है और वृद्धा व्यवस्था पेंशन पर व्यय करती है, तो ये जो राजस्व व्यय होता है ये एक प्रकार का वो व्यय होता है जिसमें सरकार की जो है वो क्या करते हैं, सरकार को एक तरीके से हानि होती है। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था पर व्यय कर रहा है, वृद्धावस्था पेंशन पर व्यय कर रहा है, तो सरकार का पैसा जा रहा है। अगर सरकार जो है सरकार सड़कों और राजमार्गों का निर्माण करेगी, तो सरकार अगर यहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगी तो सरकार को उस पैसे से कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी, कोई ना कोई जो है अन्य पैसा उनके पास आएगा। क्यों? देखिए आप सड़कों पे जाते हैं तो आप टोल टैक्स देते हैं कि नहीं देते? तो वो कहाँ जाता है? सरकार के जो है राजस्व में तो चला जाता है। तो अगर सरकार ने यहाँ इन्वेस्ट किया है तो सरकार को पैसे के बदले पैसा मिलता है। लेकिन अगर सरकार वृद्धावस्था मतलब बूढ़े लोगों को पेंशन दे रही है या वेतन दे रही है या कानून और ऑर्डर पे खर्च कर रही है, तो ये सरकार के जो है पैसे में कमी लाते हैं, उस पैसे को बढ़ाते नहीं है। तो इसे ही बोलते हैं कि राजस्व व्यय, यानी सरकार का व्यय हुआ, सरकार का खर्चा हुआ, सरकार की आय नहीं हुई है। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो आय में आएगा, राजस्व आय का एग्जाम्पल हो सकता है, राजस्व व्यय का एग्जाम्पल नहीं है वो। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया सिंपल लैंग्वेज में कि थर्ड जो ऑप्शन है वो इसमें शामिल क्यों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A car placed on the top of hill, a compressed spring and a bent bow all are the example of which energy? एक पहाड़ी की चोटी पर रखी कार, एक संपीड़ित स्प्रिंग और एक झुका हुआ धनुष किस ऊर्जा का एग्जाम्पल है? आपको बताना है। ये सब जो ऊर्जा के प्रकार है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, केमिकल एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी का। देखिए ये बहुत ही सिंपल जो है क्वेश्चन है। अगर आपको इनके एक एक उदाहरण भी पता है, ठीक है, या फिर इनका मीनिंग भी पता है, तो आप इसे सही कर लेंगे। ये है पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए चोटी एक ही जगह स्थित होती है, झुका हुआ इंद्रधनुष है तो वो भी एक ही जगह पे दिखता है। इंद्रधनुष ऐसा थोड़ी आपको एक साथ बहुत सारी जगह पे दिखता है। और एक संपीड़ित स्प्रिंग है, ठीक है, तो वो सब क्या है? स्थितिक ऊर्जा का या पोटेंशियल एनर्जी का ही उदाहरण होते हैं। क्यों? जब जैसे अब ये होता क्या है, स्थितिक ऊर्जा आप समझ लीजिए, जब किसी वस्तु में किसी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आती है, यानी ये अगर अपनी जगह पे स्थित हैं तो उसके बावजूद भी ये कार्य कर पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, यानी प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3 बौद्ध परिषदें आयोजित की गई हैं बिहार में, इसलिए बिहार को जो है वो बौद्ध भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, इसके संबंध में मैंने आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है पिछले क्लास में आए शायद। चलिए तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबको पता है कि पहले जो बौद्ध संतति थी वो राजगृह में जो है वो आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। मैंने उस टाइम पे आपको जो है 3 बौद्ध संततियों के बारे में बताया था। अब हम जो है बाकी बौद्ध संततियों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जब पहली आयोजित की गई थी तो राजगृह में आयोजित की गई थी। उस टाइम पे शासक थे अजातशत्रु। दूसरी जो है वो वैशाली में आयोजित की गई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष थे सबकामी और शासक उस टाइम पे थे कालाक्षोक। ठीक है, तीसरी बौद्ध संपत्ति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपु तत्तिरस और इसके शासक थे इस टाइम पे अशोक। चौथी बौद्ध संतति जो है वो प्रथम सदी में आयोजित की गई थी। स्थान था कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे जो है वो वसुमित्र और उस टाइम पे शासक थे कनिष्क। तो आपको उन शासकों का नाम याद कर लेना है जिनके शासनकाल में बौद्ध संततियों का आयोजन हुआ है, और उनके अध्यक्ष का भी नाम याद करना है क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? रऊफ, फुगड़ी, बयालता या घमर? ठीक है, कौन सा जो है वो इसका नृत्य है आपको बताना है। तो देखिए, फुगड़ी जो है वो किसका नृत्य है? गोवा का जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है और ये महिलाओं द्वारा इसमें जो है किया जाता है, यानी कोई भी मेल जो है वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर से पूछे कि रऊफ कहाँ का है तो ये जम्मू एंड कश्मीर का नृत्य है। ठीक है, बयालता जो है ये कर्नाटक का है और जो घमर है वो राजस्थान का है। कुछ लोग उसको घूमर भी बोलते हैं, आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की जिम्मेदारी क्या है आपको बताना है। यानी ये जो है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, किसके अंतर्गत ही आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत, विशेष सड़क प्राधिकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत, केंद्र या राज्य सरकार दोनों के अंतर्गत आता है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है अधिनियम आया था 1956 में। इसके अंतर्गत जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। किसके अंतर्गत काम करता है? तो केंद्र सरकार के अधीन आता है, ये आपको याद रखना है। और भारत अगर देखें तो विश्व में सबसे लंबा जो है मतलब जो सड़कों का नेटवर्क है वो यूएस में है, अमेरिका में, यूएसए। दूसरे नंबर पर इंडिया का स्थान है जो है वो सड़क के मामले में, ये बात याद रखिएगा। और भारत में कितनी मतलब सड़कें की कुल लंबाई कितनी है? तो 63.73 लाख किलोमीटर जो है लंबी सड़कें जो है भारत में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सर्वाइव इन सेलिन वाटर? देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंग्रोव ही हैं जो खारे जो है पानी में जीवित रह सकते हैं। तो मैंग्रोव जो है वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नदियों के मुहाने में पाए जाते हैं, जहाँ पे खारे पानी की झीलें होती है वहाँ पाए जाते हैं, और दलदलीय भूमि में पाए जाने वाले पौधे हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग्स द फॉलोइंग invented a Stirling technology known as black reaction to study neurons, in which they use a weak solution of silver nitrate that is practically valuable in detecting the process and most delicate effort of cell। आपको ये बताना है कि ये जो है black reaction ये किसके द्वारा खोजी गई जो है टेक्निक है? अल्बर्ट वॉन किलेकर, कैमिलो गॉल्जी, सिंगर और निकोलसन, विल्हेम वॉल्डेयर। ठीक है, विलियम वॉल्डेयर किसने खोजी है? तो देखिए, ये नाम आप याद रख लीजिएगा,
कैमिलियो गॉल्जी ने जो है इसे खोजा था 1873 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाले सुधारक थे। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी विधवा पुनर्विवाह की। इनके प्रयासों से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो पारित हुआ था और इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था और ये 26 सितंबर 1820 में पैदा हुए थे। बस थोड़ी बहुत डिटेल से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग थीम ऑफ 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की आपको थीम बतानी। मैंने आपसे कही थी कि ये आपसे थीम पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आपको रिपोर्ट के साथ साथ अगर कोई थीम है तो उसे भी याद करना है। देखिए 2020 की रिपोर्ट का थीम था द नेक्स्ट फ्रंटियर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड जो है एंथ्रोपोसीन, ठीक है। लेकिन अगर आपसे अभी क्योंकि 2020 में आपसे कब पूछा गया है, 2024 की थीम आप याद, 2024 की थीम अभी नहीं आई है। 2023 की थीम अगर आपको याद करनी है तो 2023 की थीम है ब्रेकिंग द गिल्ड लॉक, ब्रेकिंग द गाइड लॉक, री इमेजिंग cooperative या cooperation in a polarized world। ये क्या है? 2023 की जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जो है थीम है। क्या थीम है? ब्रेकिंग द गाइड लॉक, री इमेजिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों का शासन था? आपको बताना है। 3, 5, 2, 4 कितनों का जो है शासन रहा है? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है वो 4 राजवंशों का शासन रहा है। किन किन का? देखिए तो पहले तो संगम वंश का शासन रहा है 1336 से 1485 तक। फिर इसमें सुल्लू वंश का शासन रहा है, सुल्लू वंश का, उनका है 1486 से लेकर के 1505 तक। फिर है तुल्लु, ये नाम काफी सिमिलर है, 1505 से लेकर के 1570 तक इनका रहा है। फिर आते हैं अराविदु वंश, इनका 1570 से लेकर के 1646 तक शासन रहा है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है संगम वंश के टाइम पर हुई थी, 14वीं शताब्दी में 1336 ईसा पूर्व के आसपास जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने की थी। ठीक है, अब तुल्लु वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक, इनका नाम आपने सुना होगा, कृष्णदेव राय, इनका नाम आपने सुना है। उनका शासनकाल था 1509 से लेकर के 29 तक, कृष्णदेव राय। ये जो है तुल्लु वंश के सबसे जो है प्रसिद्ध शासकों में से एक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। देखिए सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया जलोढ़ मृदा कहाँ मिलती है। जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर और खादर, ठीक है, जो शिवालिक है उसके बाद जो है इसकी शुरुआत हो जाती है। और इसमें मुख्यतः जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है वो आता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मई 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत का अंतिम जनगणना जो है किस वर्ष की गई थी? अभी कोई क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। 2011 में की गई थी, सबको मालूम है। उससे पहले 2001 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर was related to which of the following on his mother side? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है, तब उसने आपसे जो है उनके पिता की तरफ से प्रश्न पूछा था। मैंने आपसे कहा था कि माता की तरफ से भी याद कर लीजिए, हो सकता है आपसे माता की तरफ से भी प्रश्न पूछे। देखिए इन बार उन्होंने माता की तरफ से पूछा है, तो मैंने आपको बताया था कि पिता की तरफ से तो जो है वो
जो है तैमूर वंश से संबंधित थे, लेकिन माता की तरफ से वो जो है चंगेज खान से संबंधित थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। ये है आज की क्लास के जो है आंसर। चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ करके अपना डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम आपसे कल मिलेंगे। कल की क्लास में जो है हम और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, आपके और भी बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।